नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुकरात के विचारों और जीवनी के बारे में। आगे आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुकरात ईसा पूर्व 470 के आसपास एथेंस शहर में पैदा हुए थे। उनके पिता सोफ्रोनिस्कस एक पत्थर तराशने वाले कारीगर थे और उनकी माता फेनारेटे एक दाई थीं जो औरतों को बच्चों के जन्म के समय मदद करती थीं। बचपन में सुकरात ने एथेंस के सामान्य लड़कों की तरह ही बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पढ़ना, लिखना और गणित सीखा। इसके बाद उन्होंने अपने पिता का पेशा अपनाया और पत्थरों को तराशने का काम शुरू किया। इतिहासकार और दार्शनिक प्लेटो के लेखों से हमें पता चलता है कि सुकरात ने अपनी युवावस्था में एथेंस की सेना में एक पैदल सैनिक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं। जब एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध हुआ था, जिसे पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है, तब सुकरात ने पोटिडिया, डेलियम और एम्फीपोलिस नाम की जगहों पर लड़ाई लड़ी थी। सैनिक के रूप में उनका व्यवहार बहुत सामान्य, अनुशासित और नियम के अनुसार था। उस समय एथेंस में बहुत से विचारक थे जो प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में बात करते थे। वे जानना चाहते थे कि दुनिया किस चीज से बनी है, पानी से, आग से या हवा से। सुकरात ने भी शुरुआत में इन बातों को पढ़ा। प्राचीन इतिहासकार डियोजेनस लर्टियस बताते हैं कि सुकरात ने एनेक्सागोरस नाम के एक विचारक के विचारों का अध्ययन किया था, लेकिन जल्दी ही सुकरात को लगा कि ये प्राकृतिक सवाल इंसानों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं करते। उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगा दिया कि इंसान को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। सुकरात ने आसमान और तारों से ध्यान हटाकर जमीन पर रहने वाले इंसानों के व्यवहार, उनके समाज और उनकी सोच को समझने का फैसला किया। सुकरात का दर्शन बहुत सीधा था। वे मानते थे कि किसी भी व्यक्ति को सही काम करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सही क्या है। अगर आपको यही नहीं पता कि न्याय क्या है, तो आप न्यायपूर्ण कैसे हो सकते हैं। यही उनके पूरे जीवन का सबसे मुख्य विचार बन गया। इसे समझाने के लिए सुकरात एथेंस के बाजारों में जाते थे और वहां मिलने वाले लोगों से बातचीत करते थे। वे किसी बड़े स्कूल या कक्षा में नहीं पढ़ाते थे। वे चलते फिरते, बाजार में सामान खरीदते हुए या किसी सार्वजनिक जगह पर बैठे हुए लोगों से सवाल पूछना शुरू कर देते थे। उनकी बातचीत का तरीका बहुत अलग था। सुकरात खुद को कभी शिक्षक नहीं मानते थे। वे लोगों से कहते थे कि उन्हें खुद कुछ नहीं पता है। प्लेटो ने अपनी किताब अपोलॉजीज में लिखा है कि सुकरात मानते थे कि उनकी सबसे बड़ी समझ यही है कि वे अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं। जब वे किसी व्यक्ति से मिलते थे जो दावा करता था कि उसे किसी विषय के बारे में बहुत जानकारी है, तो सुकरात उससे बहुत ही बुनियादी और सरल सवाल पूछना शुरू करते थे। उदाहरण के लिए, अगर वे सेना के किसी बड़े अधिकारी से मिलते थे तो वे उससे पूछते थे कि साहस क्या है। सेना का अधिकारी जवाब देता था कि युद्ध के मैदान में अपनी जगह पर डटे रहना और दुश्मन से लड़ना ही साहस है। फिर सुकरात एक और सवाल पूछते थे। वे कहते थे कि क्या कभी ऐसा नहीं होता कि सेना अपनी रणनीति के तहत पीछे हटती है ताकि दुश्मन को धोखे में डालकर दूसरी तरफ से हमला कर सके। अगर कोई सैनिक योजना के अनुसार पीछे हट रहा है तो क्या वह कायर है? अधिकारी को मानना पड़ता था कि योजना के तहत पीछे हटना कायरता नहीं है। इसके बाद सुकरात कहते थे कि इसका मतलब है कि सिर्फ एक जगह खड़े रहना ही साहस नहीं है। साहस की परिभाषा कुछ और होनी चाहिए। इस तरह के सवालों से सुकरात सामने वाले व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर देते थे कि वह जिस चीज को पूरी तरह से समझने का दावा कर रहा था, असल में उसे उसकी पूरी जानकारी नहीं है। इस तरीके को इतिहास में सुकराटिक मेथड या सुकरात की संवाद विधि कहा जाता है। सुकरात का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या अपमानित करना नहीं था। वे बस यह चाहते थे कि लोग बिना सोचे समझे किसी भी बात को सच न मान लें। वे चाहते थे कि लोग अपने खुद के विचारों की गहराई से जांच करें। सुकरात अपनी माँ के काम का उदाहरण देकर अपनी बात समझाते थे। उनकी माँ बच्चों के जन्म में मदद करती थी। सुकरात कहते थे कि वे खुद कोई नया विचार पैदा नहीं करते हैं। वे बस लोगों के दिमाग में पहले से मौजूद विचारों को सही तरीके से बाहर लाने में मदद करते हैं, बिल्कुल एक दाई की तरह। वे लोगों को सोचने की प्रक्रिया में मदद करते थे ताकि वे खुद सच्चाई तक पहुंच सकें। सुकरात का मानना था कि कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता है। उनका तर्क था कि लोग बुरा काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें असल में पता नहीं होता कि सही क्या है। अगर किसी व्यक्ति को सच में यह समझ आ जाए कि अच्छाई क्या है और उसका क्या महत्व है, तो वह कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। इसलिए सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सबसे बड़ा गुण है और अज्ञानता ही सबसे बड़ी बुराई है।
वे अक्सर एथेंस के युवाओं को रोककर पूछते थे कि वे पैसे और सम्मान के पीछे क्यों भाग रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी आत्मा और ज्ञान को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उस समय एथेंस में एक और समूह था जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। ये लोग पैसे लेकर युवाओं को भाषण देना और बहस जीतना सिखाते थे। सोफिस्टों का मानना था कि कोई भी सच्चाई हमेशा के लिए तय नहीं होती। उनके अनुसार जो बात आपको सही लगती है वह आपके लिए सही है, और जो बात मुझे सही लगती है वह मेरे लिए सही है। वे लोगों को यह सिखाते थे कि किसी भी तर्क को कैसे सही साबित किया जा सकता है, चाहे वह असल में गलत ही क्यों ना हो। सुकरात इस सोच के बिल्कुल खिलाफ थे। सुकरात मानते थे कि सच और झूठ, सही और गलत के कुछ पक्के नियम होते हैं जो सभी इंसानों पर लागू होते हैं। न्याय, ईमानदारी और साहस जैसी चीजें हर इंसान के लिए एक जैसी होनी चाहिए, न कि व्यक्ति की अपनी सुविधा के अनुसार बदलनी चाहिए। सुकरात अपने सवालों के जरिए इन सोफिस्टों की बातों को भी गलत साबित करने की कोशिश करते थे। वे कहते थे कि अगर हम यह मान लेंगे कि कोई एक सच नहीं है, तो समाज में कोई नियम नहीं बचेगा। कोई भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी भी गलत काम को सही ठहरा देगा। इसलिए सुकरात का पूरा समय लोगों को यह समझाने में जाता था कि उन्हें ज्ञान और सच्चाई की खोज करनी चाहिए। वे एथेंस के लोकतंत्र को भी बहुत ध्यान से देखते थे। सुकरात का मानना था कि किसी भी शहर या देश को चलाने का काम उन लोगों को मिलना चाहिए जो प्रशासन और न्याय के बारे में सच में जानते हों। वे अक्सर पूछते थे कि अगर आपको अपने जूते ठीक करवाने हैं तो आप मोची के पास जाते हैं, अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप किसी भी आम आदमी से अपना इलाज नहीं करवाते, तो फिर एक पूरे राज्य को चलाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कैसे दिया जा सकता है क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों ने चुना है। सुकरात का तर्क था कि सरकार चलाने के लिए ज्ञान और समझ की जरूरत होती है, सिर्फ लोकप्रियता की नहीं। इतिहासकार जेनोफोन ने अपने लेख मेमोरेबिलिया में सुकरात की इन चर्चाओं का साफ तौर पर उल्लेख किया है। लेकिन दूसरी तरफ एथेंस के कई पुराने और प्रतिष्ठित लोग सुकरात से नाराज होने लगे थे। जब सुकरात उनसे सवाल पूछते थे और यह साबित कर देते थे कि उन्हें अपने ही काम की सही जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को लगता था कि सुकरात उनका अपमान कर रहे हैं। सुकरात का जीवन बहुत ही साधारण था। वे हमेशा एक ही तरह के सूती कपड़े पहनते थे और अक्सर बिना जूतों के नंगे पैर ही एथेंस की सड़कों पर चलते थे। उन्हें पैसे कमाने या संपत्ति जमा करने का कोई शौक नहीं था। वे अपने ज्ञान या बातचीत के लिए किसी से कभी कोई पैसा नहीं लेते थे। वे बस दिन भर लोगों से मिलते थे और सच्चाई की खोज में लगे रहते थे। वे अक्सर कहते थे कि एक बिना जांचा हुआ जीवन जीने के लायक नहीं है। इसका मतलब यह था कि अगर आप यह नहीं सोचते कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, तो आपके जीवन का कोई खास मतलब नहीं है। इंसान होने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और सही गलत का फैसला कर सकते हैं। सुकरात ने न्याय के विचार पर बहुत जोर दिया। वे लोगों से पूछते थे कि क्या न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों का फायदा है। उस समय के कुछ लोग यही मानते थे कि जिसके पास ताकत है वही नियम बनाता है और वही न्याय तय करता है। सुकरात इस बात को गलत मानते थे। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे एक डॉक्टर का काम अपने मरीज का फायदा करना है, डॉक्टर का खुद का फायदा करना नहीं, वैसे ही जो लोग समाज में ऊंचे पदों पर हैं उनका काम समाज के कमजोर लोगों की भलाई करना होना चाहिए। न्याय का मतलब समाज के हर हिस्से का सही तरीके से काम करना है ताकि पूरा समाज एक साथ बेहतर बन सके। अगर आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन आपकी सोच खराब है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर आपकी सोच सही है तो आप कम साधनों में भी एक अच्छा और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इसलिए सुकरात का कहना था कि इंसान को हर दिन अपनी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने दोस्ती और रिश्तों के बारे में भी अपने विचार स्पष्ट किए। सुकरात का मानना था कि सच्ची दोस्ती केवल दो अच्छे और ज्ञानी लोगों के बीच ही हो सकती है, जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। वे सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। सच्ची दोस्ती में दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। वे एक दूसरे के विचारों को चुनौती देते हैं और साथ मिलकर सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। सुकरात ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई, वह थी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। वे मानते थे कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं और भावनाओं का गुलाम बन जाएगा तो वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जो इंसान अपने गुस्से, लालच या डर को नहीं रोक सकता वह सही फैसले नहीं ले सकता। सुकरात खुद भी इसका एक बड़ा उदाहरण थे। जब वे युद्ध के मैदान में थे तब भी वे बहुत शांत रहते थे। जब उन्हें किसी बात पर गुस्सा दिलाया जाता था
तब भी वे अपनी आवाज ऊंची नहीं करते थे, बल्कि और ज्यादा सवाल पूछने लगते थे। वे अपनी शारीरिक जरूरतों को भी बहुत कम रखते थे ताकि उन्हें ज्यादा चीजों पर निर्भर न रहना पड़े। उनका मानना था कि सुख और दुख दोनों ही हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। अगर हम बाहरी चीजों में खुशी ढूंढेंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि बाहरी चीजें हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लेकिन अगर हम अपनी खुशी अपनी समझ और अपने सही व्यवहार में ढूंढेंगे तो कोई भी हमसे हमारी खुशी नहीं छीन सकता। सुकरात का यह विचार आगे चलकर दर्शन की कई नई शाखाओं का आधार बना। सुकरात ने राजनीति और नागरिक के कर्तव्यों पर भी खुलकर बात की। उनका मानना था कि एक नागरिक का कर्तव्य सिर्फ राज्य के नियम मानना नहीं है, बल्कि राज्य को बेहतर बनाना भी है। अगर राज्य कोई ऐसा नियम बनाता है जो गलत है तो नागरिक को उस पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन सुकरात हिंसा या विद्रोह का समर्थन नहीं करते थे। वे मानते थे कि अगर आपको किसी नियम से परेशानी है तो आपको तर्क और बातचीत के जरिए लोगों को समझाना चाहिए कि वह नियम क्यों गलत है। आपको कानून के दायरे में रहकर ही बदलाव की कोशिश करनी चाहिए। यही कारण था कि वे हमेशा सार्वजनिक जगहों पर जाते थे। एथेंस में एक जगह थी जिसे अगोरा कहा जाता था। यह एक बहुत बड़ा खुला बाजार था जहां लोग सामान खरीदने और बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते थे। सुकरात का ज्यादातर समय इसी अगोरा में बीतता था। वे वहां खड़े होकर किसी भी विषय पर चर्चा शुरू कर देते थे। कभी वे कारीगरों से बात करते थे कि वे अपना काम कैसे सीखते हैं, तो कभी वे बड़े नेताओं से बात करते थे कि वे नीतियां कैसे बनाते हैं। सुकरात ने यह भी समझाया कि डर क्या होता है और हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर उन चीजों से डरते हैं जिनके बारे में वे नहीं जानते। उदाहरण के लिए मौत। सुकरात का कहना था कि हम नहीं जानते कि मौत के बाद क्या होता है। चूंकि हमें असलियत नहीं पता, इसलिए मौत से डरना बेवकूफी है। डरने का मतलब है यह मान लेना कि हम जानते हैं कि मौत एक बुरी चीज है, जबकि हम सच में ऐसा नहीं जानते। इसलिए सुकरात मानते थे कि इंसान को सिर्फ एक ही चीज से डरना चाहिए, और वह है गलत काम करना या अन्याय करना। सुकरात अक्सर सुंदरता के विषय पर भी लोगों से सवाल करते थे। एथेंस के लोग शारीरिक सुंदरता और अच्छी कला को बहुत महत्व देते थे, लेकिन सुकरात कहते थे कि जो चीज देखने में सुंदर है, जरूरी नहीं कि वह अच्छी भी हो। उन्होंने सुंदरता को उपयोगिता के साथ जोड़कर देखा। वे पूछते थे कि क्या सोने की बनी एक ढाल जो युद्ध में सैनिक को नहीं बचा सकती, सुंदर कही जा सकती है? दूसरी तरफ लकड़ी की बनी एक साधारण ढाल जो सैनिक की जान बचाती है, क्या वह ज्यादा सुंदर नहीं है? सुकरात के अनुसार किसी भी चीज की असल सुंदरता इस बात में है कि वह अपना काम कितने सही तरीके से करती है। इसी तरह एक इंसान की सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके विचारों और उसके व्यवहार में होती है। अपने इन विचारों और सवालों की वजह से सुकरात धीरे धीरे एथेंस के समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। लोग उन्हें जानने लगे थे और उनके बारे में बातें करने लगे थे। कुछ लोग उन्हें एथेंस का सबसे समझदार इंसान मानते थे, जबकि कुछ लोग उन्हें एक परेशान करने वाला व्यक्ति समझते थे जो बिना वजह के हर बात में कमी निकालता है। प्लेटो ने लिखा है कि सुकरात खुद को एथेंस राज्य के लिए एक गैडफ्लाई यानी एक तरह की मक्खी कहते थे। सुकरात का मानना था कि वे अपने तीखे सवालों से एथेंस के समाज की सुस्ती और अज्ञानता को दूर करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग बिना सोचे समझे अपनी पुरानी आदतों और मान्यताओं के सहारे जीते रहें। उनके शुरुआती जीवन और उनके दर्शन की नींव इसी बात पर टिकी थी कि हर इंसान के पास सच को जानने की ताकत है। उसे किसी बहुत बड़े ज्ञानी या बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं है। उसे बस सही तरीके से सवाल पूछने और ईमानदारी से जवाब देने की जरूरत है। सुकरात ने कोई भी किताब नहीं लिखी। वे मानते थे कि लिखे हुए शब्द कोई जवाब नहीं दे सकते। अगर आप किसी किताब से सवाल पूछेंगे तो वह हमेशा वही एक जवाब देगी जो उसमें लिखा है। लेकिन अगर आप एक जिंदा इंसान से बात करेंगे तो चर्चा आगे बढ़ेगी और नए विचार सामने आएंगे। इसलिए सुकरात का पूरा दर्शन सिर्फ उनकी बातचीत और उनके संवादों पर निर्भर था। आज हम सुकरात के बारे में जो भी जानते हैं वह उनके दोस्तों, खासकर प्लेटो और जेनोफोन के लिखे हुए लेखों से ही जानते हैं। सुकरात का पूरा जीवन इंसानी दिमाग को समझने और उसे सही दिशा देने की एक लंबी प्रक्रिया थी। उन्होंने कभी भी किसी चमत्कार या जादू की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इंसान की सोचने की ताकत पर भरोसा किया। उनके विचार बहुत सरल थे, लेकिन उन विचारों को अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल था। हर दिन अपने विचारों को जांचना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और हमेशा सही काम करने की कोशिश करना, यही सुकरात का रास्ता था।
उन्होंने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक और फिर एक विचारक के रूप में हमेशा सच की तलाश की। एथेंस और स्पार्टा के बीच 27 साल तक चला पेलोपोनेशियन युद्ध ईसा पूर्व 404 में खत्म हुआ। इस युद्ध में एथेंस की हार हुई। स्पार्टा ने एथेंस के पुराने लोकतांत्रिक तरीके को हटाकर वहां 30 लोगों की एक नई सरकार बना दी। इतिहास में इस नई सरकार में लेगा सरकार को 30 तानाशाहों का शासन कहा जाता है। इन 30 लोगों में क्रिटियास नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था जो कभी सुकरात के साथ बातचीत किया करता था। इस नई सरकार ने एथेंस के कई नागरिकों को मारना और उनकी संपत्ति छीनना शुरू कर दिया। सरकार चाहती थी कि एथेंस के बाकी लोग भी उनके इन कामों में शामिल हों ताकि कोई उन पर सवाल न उठा सके। एक दिन इन तानाशाहों ने सुकरात और 4 अन्य लोगों को बुलाया। उन्होंने सुकरात को आदेश दिया कि वे सालामिस नाम की जगह पर जाएं और लियोन नाम के एक व्यक्ति को पकड़ कर लाएं ताकि उसे मौत की सजा दी जा सके। सुकरात जानते थे कि लियोन ने कोई अपराध नहीं किया है। बाकी 4 लोग डर के मारे लियोन को पकड़ने चले गए, लेकिन सुकरात चुपचाप अपने घर वापस आ गए। उन्होंने सरकार का आदेश नहीं माना। इतिहासकार प्लेटो बताते हैं कि सुकरात के लिए अपनी जान बचाने से ज्यादा जरूरी यह था कि वे कोई भी अन्यायपूर्ण काम न करें। सुकरात का स्पष्ट मानना था कि किसी के साथ अन्याय करने से बेहतर है कि इंसान खुद अन्याय सह ले। अगर वे लियोन को पकड़ने जाते तो वे एक बेगुनाह को मारने में मदद करते जो उनके अपने बनाए नियमों के खिलाफ था। यह घटना बताती है कि सुकरात सिर्फ बातें नहीं करते थे बल्कि अपनी बातों पर अमल भी करते थे, चाहे उसमें उनकी जान का ही खतरा क्यों ना हो। कुछ ही महीनों बाद ईसा पूर्व 403 में एथेंस के लोगों ने विद्रोह कर दिया और 30 तानाशाहों की सरकार को हटाकर फिर से लोकतंत्र स्थापित किया। नए लोकतांत्रिक नेताओं ने एक नियम बनाया कि पुरानी सरकार के समय हुए राजनीतिक अपराधों के लिए किसी को भी सजा नहीं दी जाएगी ताकि शहर में शांति बनी रहे। लेकिन एथेंस के कई लोग सुकरात को संदेह की नजर से देखने लगे थे। इसका कारण यह था कि सुकरात ने कभी भी लोकतंत्र को सबसे अच्छा तरीका नहीं माना था। वे हमेशा कहते थे कि राज्य चलाने का काम विशेषज्ञों के पास होना चाहिए, न कि बहुमत के पास। इसके अलावा क्रिटियस और एल्सिबाइडिस जैसे लोग, जिन्होंने एथेंस को बहुत नुकसान पहुंचाया था, किसी समय सुकरात के युवा साथी रहे थे। हालांकि सुकरात ने कभी उन्हें कोई गलत काम नहीं सिखाया था, लेकिन एथेंस के आम लोगों को लगने लगा कि सुकरात के विचार युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ईसा पूर्व 399 में सुकरात पर आधिकारिक रूप से 2 आरोप लगाए गए। पहला आरोप यह था कि वे एथेंस के देवी देवताओं को नहीं मानते हैं और नए देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरा आरोप यह था कि वे अपने विचारों से एथेंस के युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। ये आरोप एथेंस के 3 नागरिकों ने लगाए थे जिनके नाम मेलेटस, एनीटस और लाइकॉन थे। एनीटस एक चमड़े का व्यापारी और एक जाना माना लोकतांत्रिक नेता था। उसे सच में लगता था कि सुकरात की बातें समाज के लिए खतरा है। मेलेटस एक युवा कवि था और लाइकॉन भाषण देने वाला व्यक्ति था। इन लोगों का उद्देश्य सुकरात को मारना नहीं था। वे बस यह चाहते थे कि सुकरात डर कर एथेंस छोड़कर चले जाएं और लोगों से अपने सवाल पूछना बंद कर दें। एथेंस के कानून के अनुसार कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक पर अदालत में आरोप लगा सकता था। सुकरात ने भागने या छिपने की कोई कोशिश नहीं की और अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करने का फैसला किया। मुकदमे से ठीक पहले सुकरात की मुलाकात यूथिफ्रो नाम के एक व्यक्ति से हुई। यह बातचीत सुकरात के दर्शन को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूथिफ्रो अदालत में अपने ही पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा करने आया था। उसका मानना था कि ऐसा करना उसका धार्मिक कर्तव्य है। सुकरात ने उससे पूछा कि धर्म या पवित्रता असल में क्या है। यूथिफ्रो ने जवाब दिया कि जो काम देवताओं को पसंद है वही धर्म है। सुकरात ने यहां अपना सबसे प्रसिद्ध और गहरा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या कोई काम सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि देवता उसे पसंद करते हैं, या देवता उस काम को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वह काम अपने आप में सही है। यह सवाल आज भी दर्शन में यूथिफ्रो दुविधा के नाम से जाना जाता है। सुकरात ने इसे बहुत सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज सिर्फ देवताओं की पसंद होने की वजह से सही है तो इसका मतलब है कि सही और गलत का कोई अपना नियम नहीं है। अगर कल को देवता किसी बुरे काम को पसंद करने लगे तो क्या वह काम सही हो जाएगा? एथेंस के लोग कई देवी देवताओं को मानते थे और उनकी अपनी कहानियों के अनुसार अलग अलग देवताओं की पसंद भी अलग अलग थी। जो बात एक देवता को पसंद थी वह दूसरे को नापसंद थी। सुकरात ने तर्क दिया कि इस तरह तो कोई भी बात एक ही समय में सही भी हो सकती है और गलत भी। इसलिए सुकरात का निष्कर्ष यह था कि सही और गलत की पहचान देवताओं की पसंद से ऊपर होनी चाहिए।
अच्छाई का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। देवताओं को भी अच्छाई इसलिए पसंद आनी चाहिए क्योंकि वह अच्छी है। इस बातचीत का उद्देश्य यह दिखाना था कि जो लोग धर्म और देवताओं की बातें करते हैं वे खुद धर्म का असली मतलब नहीं समझते। सुकरात एथेंस के लोगों को अंधविश्वास से निकालकर तर्क की तरफ ले जाना चाहते थे। सुकरात का मुकदमा एथेंस की एक बहुत बड़ी जूरी के सामने हुआ। इस जूरी में 501 आम नागरिक शामिल थे। एथेंस में कोई एक जज नहीं होता था, बल्कि आम लोग ही वोट देकर फैसला करते थे। सुकरात ने अदालत में अपने बचाव में जो बातें कहीं उसे प्लेटो ने अपनी किताब अपोलॉजी में लिखा है। सुकरात ने कोई माफी नहीं मांगी और न ही किसी वकील का सहारा लिया। उन्होंने अदालत में आम बोलचाल की भाषा में ही बात की, जैसे वे बाजार में लोगों से करते थे। उन्होंने कहा कि वे कोई ऐसे शिक्षक नहीं हैं जो पैसे लेकर लोगों को पढ़ाते हैं। उन्होंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि वे बहुत ज्ञानी हैं। सुकरात ने अदालत को एक बहुत पुरानी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि उनका एक दोस्त चेरेफोन एक बार डेल्फी नाम की जगह पर गया था, जहां एक मंदिर था। वहां के पुजारियों को ओरेकल कहा जाता था और माना जाता था कि वे देवताओं का संदेश देते हैं। चेरेफोन ने ओरेकल से पूछा कि क्या दुनिया में सुकरात से भी ज्यादा समझदार कोई इंसान है। ओरेकल ने जवाब दिया कि सुकरात से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। जब सुकरात को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वे मानते थे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसलिए सुकरात ने यह तय किया कि वे एथेंस के अलग अलग ज्ञानी लोगों के पास जाएंगे और उनसे बातचीत करके यह साबित करेंगे कि ओरेकल की बात गलत है। सुकरात ने अदालत को बताया कि वे सबसे पहले राजनेताओं के पास गए, फिर कवियों के पास और फिर कारीगरों के पास। उन्होंने उन सभी से उनके काम और जीवन के बारे में सवाल पूछे। राजनेताओं को लगता था कि वे बहुत समझदार हैं, लेकिन जब सुकरात ने उनसे न्याय और सच्चाई पर सवाल किए तो वे कोई सही जवाब नहीं दे पाए। कवियों ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी थीं, लेकिन जब सुकरात ने उनसे उन कविताओं का असली मतलब पूछा तो वे उसे समझा नहीं सके। कारीगरों को अपने काम की बहुत अच्छी जानकारी थी, लेकिन इस वजह से उन्हें यह लगने लगा था कि वे जीवन के हर दूसरे विषय को भी समझते हैं। सुकरात ने जूरी को बताया कि इस पूरी खोज के बाद उन्हें समझ में आया कि ओरेकल का क्या मतलब था। सुकरात ने कहा कि बाकी सभी लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं, जबकि असल में वे कुछ नहीं जानते। लेकिन सुकरात कम से कम इतना तो जानते हैं कि वे कुछ नहीं जानते। यही बात सुकरात को दूसरों से अलग और ज्यादा समझदार बनाती है। अपनी अज्ञानता को मान लेना ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। युवाओं को बिगाड़ने के आरोप पर भी सुकरात ने बहुत सीधा जवाब दिया। उन्होंने मेलेटस को अदालत में ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सुकरात ने पूछा कि अगर वे युवाओं को बिगाड़ रहे हैं तो एथेंस में ऐसा कौन है जो युवाओं को सुधारता है। मेलेटस ने कहा कि एथेंस के कानून और सभी नागरिक युवाओं को सुधारते हैं, सिर्फ सुकरात ही उन्हें बिगाड़ते हैं। सुकरात ने घोड़े का उदाहरण देकर इसे गलत साबित किया। उन्होंने पूछा कि क्या घोड़े को पालने वाले कुछ ही लोग होते हैं जो उसे बेहतर बनाते हैं और बाकी सभी लोग उसे बिगाड़ते हैं, या फिर सारे लोग घोड़े को बेहतर बनाते हैं। मेलेटस को मानना पड़ा कि घोड़ों को सुधारने का काम कुछ खास लोग ही कर सकते हैं जो उस काम को समझते हैं। सुकरात ने कहा कि इंसान भी वैसे ही हैं। यह कैसे हो सकता है कि एथेंस के सारे लोग युवाओं को सुधार रहे हों और सिर्फ एक व्यक्ति उन्हें बिगाड़ रहा हो? सुकरात ने यह भी कहा कि अगर वे जानबूझकर अपने आसपास के युवाओं को बिगाड़ेंगे तो वे युवा आगे चलकर सुकरात को ही नुकसान पहुंचाएंगे। कोई भी इंसान जानबूझकर अपने आसपास बुरे लोग नहीं बनाना चाहेगा। इसलिए अगर वे युवाओं को बिगाड़ रहे हैं तो यह अनजाने में हो रहा है और इसके लिए उन्हें सजा देने के बजाय सही बात सिखाई जानी चाहिए। जूरी के 501 सदस्यों ने वोट दिया। 280 लोगों ने सुकरात को दोषी माना और 221 लोगों ने उन्हें निर्दोष माना। सुकरात बहुत कम वोटों के अंतर से दोषी साबित हुए। एथेंस के कानून के अनुसार अब सजा तय करने की बारी थी। आरोप लगाने वालों ने मांग की कि सुकरात को मौत की सजा दी जाए। नियम के अनुसार दोषी को भी अपनी तरफ से एक सजा का सुझाव देना होता था और फिर जूरी दोनों में से एक सजा चुनती थी। सुकरात के दोस्तों ने उनसे कहा कि वे जुर्माना भरने या एथेंस छोड़कर चले जाने की सजा का सुझाव दें। जूरी भी यही चाहती थी कि सुकरात शहर छोड़कर चले जाएं, लेकिन सुकरात ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन भर एथेंस के लोगों की भलाई का काम किया है। उन्होंने लोगों को यह सोचना सिखाया है कि पैसे और शरीर से ज्यादा जरूरी अपनी आत्मा और अपने ज्ञान को बेहतर बनाना है। इसलिए उन्हें सजा देने के बजाय एथेंस राज्य को उन्हें सम्मानित करना चाहिए।
सुकरात ने सुझाव दिया कि उन्हें जीवन भर एथेंस के टाउन हॉल में मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई सजा चुननी ही है तो वे एक छोटा सा जुर्माना दे सकते हैं, जिसके पैसे उनके दोस्त प्लेटो और क्रिटो चुका देंगे। सुकरात का यह जवाब जूरी को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि सुकरात अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं और उनमें कोई पछतावा नहीं है। जब दोबारा वोट हुआ तो पहले से भी ज्यादा लोगों ने मौत की सजा के पक्ष में वोट दिया। सुकरात को जहर पीकर मरने की सजा सुनाई गई। उस समय एथेंस में मौत की सजा के लिए हेमलॉक नाम का जहर दिया जाता था। मौत की सजा सुनने के बाद भी सुकरात बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने अदालत में मौजूद लोगों से कहा कि मौत से डरना बेवकूफी है। उन्होंने मौत के बारे में अपने विचार बहुत ही तार्किक तरीके से रखे। उन्होंने कहा कि मौत केवल दो ही चीजें हो सकती है, या तो मौत एक ऐसी गहरी नींद है जिसमें कोई सपना नहीं आता और कोई होश नहीं रहता। अगर ऐसा है तो यह बहुत शांति की बात है। हर कोई जानता है कि बिना सपनों की गहरी नींद कितनी आरामदेह होती है। दूसरा विकल्प यह है कि मौत के बाद इंसान की आत्मा एक नई जगह पर चली जाती है जहां पहले मर चुके लोग रहते हैं। सुकरात ने कहा कि अगर ऐसा है तो यह उनके लिए और भी खुशी की बात है। वे वहां जाकर होमर जैसे महान कवियों और पुराने नायकों से मिल सकेंगे और उनसे भी सवाल पूछ सकेंगे। इसलिए दोनों ही स्थितियों में मौत कोई बुरी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी बुराई अपने सिद्धांतों को छोड़ना और अन्यायपूर्ण काम करना होता। सुकरात ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने उन्हें मौत की सजा दी है वे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वे सच्चाई को मार रहे हैं। सुकरात ने कहा कि वे तो बूढ़े हो चुके हैं और वैसे भी कुछ सालों में मर ही जाते, लेकिन एथेंस के लोग हमेशा के लिए एक ऐसे व्यक्ति को खो देंगे जो उन्हें जगाने का काम करता था। मुकदमे के बाद सुकरात को एथेंस की जेल में डाल दिया गया। उन्हें तुरंत जहर नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि उस समय एथेंस में एक धार्मिक त्योहार चल रहा था। एक नियम था कि जब तक देवताओं के सम्मान में भेजा गया एक खास जहाज वापस नहीं आ जाता, तब तक किसी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए सुकरात को जेल में कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान उनके दोस्त हर दिन उनसे मिलने आते थे। जेल में रहने के दौरान एक दिन सुकरात का एक बहुत पुराना और अमीर दोस्त क्रिटो उनसे मिलने आया। यह बातचीत प्लेटो के लेख क्रिटो में मिलती है। क्रिटो ने सुकरात को बताया कि उसने जेल के पहरेदारों को पैसे दे दिए हैं और वह सुकरात को जेल से भागने में मदद कर सकता है। क्रिटो ने सुकरात को समझाने के लिए कई तर्क दिए। उसने कहा कि अगर सुकरात मर गए तो लोग क्रिटो और उनके दूसरे दोस्तों को बुरा भला कहेंगे कि उन्होंने अपने दोस्त को बचाने के लिए पैसे खर्च नहीं किए। क्रिटो ने यह भी कहा कि सुकरात के छोटे बच्चे हैं और उन्हें जिंदा रहकर अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। क्रिटो का मानना था कि सुकरात को सजा देकर अदालत ने अन्याय किया है, इसीलिए जेल से भागना कोई गलत काम नहीं होगा। सुकरात ने क्रिटो की बातें बहुत शांति से सुनी और फिर अपने हमेशा वाले तरीके से जवाब दिया। उन्होंने सबसे पहले इस बात को खारिज कर दिया कि लोग क्या सोचेंगे। सुकरात ने कहा कि हमें आम लोगों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ उन लोगों की बात माननी चाहिए जो न्याय और सच्चाई को समझते हैं। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। भीड़ के पास शरीर को मारने की ताकत हो सकती है, लेकिन वे इंसान को समझदार या बेवकूफ नहीं बना सकते। इसके बाद सुकरात ने एथेंस के कानूनों को एक इंसान की तरह मानकर उनसे बातचीत करने का एक उदाहरण दिया। सुकरात ने कहा कि मान लो कि मैं जेल से भागने वाला हूं और एथेंस के कानून मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं। कानून मुझसे पूछेंगे कि सुकरात, क्या तुम हमें और पूरे शहर को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो? क्या कोई भी शहर तब तक बच सकता है जब लोग अपनी मर्जी से अदालत के फैसलों को मानना बंद कर दें? सुकरात ने क्रिटो को समझाया कि उनका जन्म एथेंस में हुआ, उनके माता पिता की शादी एथेंस के कानूनों के तहत हुई और उन्हें शिक्षा भी एथेंस राज्य ने ही दी। सुकरात पूरी जिंदगी एथेंस में रहे और उन्होंने शहर के कानूनों का फायदा उठाया। एथेंस के नियम कहते थे कि अगर कोई नागरिक कानूनों से खुश नहीं है तो वह अपनी संपत्ति लेकर किसी भी दूसरे शहर में जा सकता है, लेकिन सुकरात कभी एथेंस छोड़कर नहीं गए। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से एथेंस के नियमों के तहत जीना स्वीकार किया था। सुकरात ने तर्क दिया कि यह एक तरह का समझौता है। जब आप किसी राज्य में रहते हैं और वहां की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं तो आप वहां के नियमों का पालन करने के लिए बंधे होते हैं। अगर राज्य किसी दिन आपके खिलाफ फैसला सुना दे तो आप सिर्फ अपनी सुविधा के लिए उस समझौते को नहीं तोड़ सकते। सुकरात ने कहा कि अगर वे जेल से भागते हैं तो वे उन कानूनों को धोखा देंगे जिन्होंने उन्हें जीवन भर पाला है। उन्होंने कहा कि एक नागरिक का काम है कि वह राज्य के फैसले को माने।
या फिर तर्क देकर राज्य को यह समझाए कि वह फैसला गलत है। सुकरात ने अदालत में अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे जूरी को मना नहीं पाए। अब जब जूरी ने फैसला दे दिया है तो भागना न्याय के खिलाफ होगा। सुकरात का मानना था कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है तो उसके जवाब में आपको भी अन्याय नहीं करना चाहिए। एक गलत काम का जवाब दूसरे गलत काम से नहीं दिया जा सकता। अगर एथेंस की अदालत ने एक बेगुनाह को मौत की सजा देकर गलती की है तो सुकरात कानून तोड़कर दूसरी गलती नहीं कर सकते। उन्होंने क्रिटो से कहा कि अगर वे भागकर किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो वहां भी लोग उन्हें शक की नजर से देखेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही शहर के कानून तोड़ सकता है वह कहीं भी शांति से नहीं रह सकता। सुकरात ने अपने बच्चों के बारे में भी कहा कि अगर वे खुद गलत काम करेंगे तो वे अपने बच्चों को सही और गलत का पाठ कैसे पढ़ा पाएंगे। वे भागकर अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा उदाहरण नहीं छोड़ेंगे। क्रिटो सुकरात के इन तर्कों के आगे कुछ नहीं बोल सका। उसे मानना पड़ा कि सुकरात सही कह रहे हैं। सुकरात ने जेल से भागने का मौका पूरी तरह से ठुकरा दिया। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अपने सिद्धांतों पर पूरी तरह से टिके रहे। उन्होंने साबित किया कि दर्शन सिर्फ किताबों में पढ़ने या खाली समय में चर्चा करने की चीज नहीं है, बल्कि यह वह नियम है जिसके अनुसार इंसान को अपना जीवन जीना चाहिए और जरूरत पड़ने पर मृत्यु को भी अपनाना चाहिए। जेल में सुकरात के जीवन का आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इस दिन की घटनाओं और बातचीत को प्लेटो ने अपनी किताब फिडो में लिखा है। जब वह जहाज वापस आ गया जिसका इंतजार था, तो यह तय हो गया कि आज शाम को सुकरात को जहर दिया जाएगा। उस सुबह उनके कई दोस्त जेल में उनसे मिलने आए। सुकरात की पत्नी जैंथिपी भी वहां मौजूद थीं और बहुत रो रही थीं। सुकरात नहीं चाहते थे कि उनके आखिरी पलों में कोई रोना धोना या भावुक माहौल बने। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वे जैंथिपी को घर ले जाएं ताकि वे शांति से अपनी चर्चा जारी रख सकें। सुकरात के लिए वह दिन किसी मातम का दिन नहीं था, बल्कि दर्शन पर चर्चा करने का एक और आम दिन था। अपने जीवन के आखिरी कुछ घंटों में सुकरात ने अपने दोस्तों के साथ बहुत लंबी और गहरी बात की। उनके दोस्त परेशान थे कि सुकरात आज दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन सुकरात ने उन्हें समझाया कि एक सच्चा विचारक असल में पूरी जिंदगी अपनी मौत की ही तैयारी करता है। यह बात सुनकर उनके दोस्त हैरान हो गए। सुकरात ने इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि इंसान का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर को भूख लगती है, दर्द होता है, वह बीमार पड़ता है और वह हमेशा सुख और आराम की तलाश में रहता है। शरीर इंसान को सोचने और सच्चाई खोजने से रोकता है। जब हम कुछ गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमारा शरीर थकान या किसी और जरूरत के कारण हमारा ध्यान भटका देता है। सुकरात का मानना था कि जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं वह हमेशा पूरा सच नहीं होती। हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। सच्चा ज्ञान केवल दिमाग और तर्क के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। शाम ढलने लगी थी। जेल का अधिकारी सुकरात के पास आया। उस अधिकारी की आंखों में आंसू थे। उसने सुकरात से कहा कि उसने आज तक जेल में जितने भी लोग देखे हैं, सुकरात उनमें सबसे अच्छे, शांत और महान इंसान है। उसने सुकरात से माफी मांगी कि उसे अपनी ड्यूटी के कारण सुकरात को जहर देना पड़ रहा है। सुकरात ने बहुत प्यार से उस अधिकारी को विदा किया और जहर लाने के लिए कहा। उनके दोस्त अब अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। क्रिटो ने कहा कि अभी सूरज पूरी तरह से नहीं डूबा है। सुकरात चाहें तो थोड़ा और समय ले सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मौत को टालने के लिए कुछ और मिनटों का इंतजार करना लालच होगा और इससे उनका ही मजाक बनेगा। जब जहर का प्याला लाया गया तो सुकरात ने उसे बहुत आराम से अपने हाथ में लिया। उन्होंने जहर लाने वाले से पूछा कि उन्हें क्या करना है। आदमी ने बताया कि जहर पीने के बाद उन्हें तब तक टहलना है जब तक उनके पैरों में भारीपन न लगने लगे, और फिर उन्हें लेट जाना है और बिना किसी झिझक के पूरा जहर एक बार में पी लिया। यह देखकर उनके सभी दोस्त जोर जोर से रोने लगे। अपोलोडोरस नाम का एक दोस्त जो पहले से ही रो रहा था, अब और जोर से विलाप करने लगा। सुकरात ने उन्हें डांटा। उन्होंने कहा, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने औरतों को घर इसलिए भेजा था ताकि यह सब न हो। मैंने सुना है कि इंसान को शांति से मरना चाहिए। चुप रहो और हिम्मत रखो। सुकरात की इस डांट को सुनकर उनके दोस्तों को शर्म आई और उन्होंने अपने आंसू रोक लिए। सुकरात जेल के कमरे में टहलने लगे। जब उनके पैर भारी होने लगे तो वे अपने बिस्तर पर लेट गए। जहर धीरे धीरे उनके शरीर को सुन्न कर रहा था। जेल के कर्मचारी ने उनके पैरों को जोर से दबाया और पूछा कि क्या उन्हें कुछ महसूस हो रहा है। सुकरात ने कहा, नहीं। धीरे धीरे वह सुन्नपन उनके पैरों से ऊपर की
तरफ बढ़ने लगा। जब सुकरात का लगभग आधा शरीर सुन्न हो चुका था, तब उन्होंने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और अपने जीवन के आखिरी शब्द कहे। उन्होंने क्रिटो की तरफ देखा और कहा, क्रिटो, हमें एस्क्लेपियस देवता को एक मुर्गा चढ़ाना है। क्या तुम यह कर्ज चुका दोगे? इसे भूलना मत। एस्क्लेपियस यूनानियों के इलाज और स्वास्थ्य के देवता थे। जब लोग किसी बीमारी से ठीक होते थे तो वे इस देवता को धन्यवाद देने के लिए मुर्गे की बलि देते थे। सुकरात का यह आखिरी वाक्य उनके दर्शन का सबसे बड़ा उदाहरण था। वे मौत को एक बीमारी नहीं, बल्कि जीवन की सभी बीमारियों और शरीर की सभी परेशानियों से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा इलाज मान रहे थे। क्रिटो ने जवाब दिया, हाँ, यह काम हो जाएगा। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? लेकिन सुकरात की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उनका शरीर शांत हो चुका था। इस तरह एथेंस के उस महान विचारक का अंत हुआ जिसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन जिसने पूरी दुनिया के सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। सुकरात ने जीवन भर सच की तलाश की और अंत में उसी सच के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने साबित किया कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका ज्ञान और उसका चरित्र है। सुकरात की मृत्यु के बाद एथेंस में उनके दोस्तों और छात्रों के बीच एक बहुत गहरी निराशा फैल गई थी। उनके लिए यह समझना बहुत मुश्किल था कि एथेंस जैसे शहर ने, जो खुद को बहुत समझदार और लोकतांत्रिक मानता था, अपने सबसे अच्छे और सवाल पूछने वाले नागरिक को जहर पीने पर मजबूर कर दिया। सुकरात के सबसे करीबी दोस्त और छात्र प्लेटो उस समय 27 या 28 साल के थे। सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। प्लेटो पहले राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एथेंस की राजनीति ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली, तो उन्होंने राजनीति से हमेशा के लिए दूरी बना ली। इतिहासकार बताते हैं कि सुकरात की मृत्यु के तुरंत बाद प्लेटो और कुछ अन्य दोस्त एथेंस छोड़कर मेगारा नाम के शहर चले गए। उन्हें डर था कि एथेंस की नई सरकार सुकरात के करीबियों पर भी मुकदमा चला सकती है और उन्हें सजा दे सकती है। कुछ समय मेगारा में रहने के बाद प्लेटो ने मिस्र और इटली की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अलग अलग जगहों के नियम, गणित और दर्शन का अध्ययन किया, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा सुकरात के विचार और उनके सवाल पूछने का तरीका घूमता रहता था। लगभग 12 साल तक बाहर रहने के बाद प्लेटो वापस एथेंस लौट आए। एथेंस वापस आकर प्लेटो ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तैयार किया कि सुकरात के विचार और उनका सवाल पूछने का तरीका कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए ईसा पूर्व 387 के आसपास प्लेटो ने एथेंस के बाहर एक जमीन खरीदी और वहां एक स्कूल खोला। इस जगह का नाम एकेडमी रखा गया। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। इस स्कूल का उद्देश्य युवाओं को राजनीति या व्यापार के लिए तैयार करना नहीं था, बल्कि उन्हें सही तरीके से सोचना सिखाना था। प्लेटो ने यहाँ गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन की शिक्षा देनी शुरू की। सुकरात ने कभी कोई स्कूल नहीं खोला था और न ही वे किसी एक जगह बैठकर पढ़ाते थे, लेकिन प्लेटो ने सुकरात के काम को एक व्यवस्थित रूप दे दिया। प्लेटो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सुकरात ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा था। प्लेटो जानते थे कि अगर सुकरात की बातचीत को लिखा नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें भूल जाएंगी। इसलिए प्लेटो ने सुकरात की बातों को किताबों के रूप में लिखना शुरू किया। लेकिन प्लेटो ने साधारण किताबें नहीं लिखीं। उन्होंने अपनी किताबें नाटकों या संवादों के रूप में लिखीं। इन संवादों में मुख्य बोलने वाले व्यक्ति हमेशा सुकरात होते थे और वे किसी न किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे होते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे एथेंस के बाजारों में करते थे। आज हम सुकरात के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा प्लेटो की इन्हीं किताबों से आता है। इतिहासकारों और दार्शनिकों ने प्लेटो की किताबों को 3 हिस्सों में बांटा है। शुरुआती समय में प्लेटो ने जो किताबें लिखीं, उनमें सुकरात बिल्कुल वैसे ही दिखाए गए हैं जैसे वे असल जिंदगी में थे। इन शुरुआती किताबों में सुकरात लोगों से सवाल पूछते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं और अंत में कोई सीधा जवाब दिए बिना बातचीत खत्म कर देते हैं। इस तरीके से प्लेटो ने असली सुकरात की यादों को सुरक्षित रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और प्लेटो ने अपनी सोच को विकसित किया, उन्होंने अपनी किताबों में सुकरात के चरित्र का इस्तेमाल अपने खुद के विचार बताने के लिए करना शुरू कर दिया। बीच के और बाद के समय की किताबों में सुकरात सिर्फ सवाल नहीं पूछते, बल्कि वे बड़े बड़े भाषण देते हैं और ब्रह्मांड, आत्मा और राजनीति के बारे में पक्के जवाब देते हैं। यह असली सुकरात का तरीका नहीं था। असली सुकरात हमेशा कहते थे कि वे कुछ नहीं जानते, लेकिन प्लेटो ने सुकरात के सवालों से आगे बढ़कर उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की। सुकरात हमेशा पूछते थे कि सुंदरता क्या है या न्याय क्या है। प्लेटो ने इस पर गहराई से सोचा
और अपना एक नया विचार बनाया जिसे आकारों का सिद्धांत कहा जाता है। सुकरात सिर्फ लोगों की बातों में गलतियां निकालकर उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे, लेकिन प्लेटो ने यह समझाने की कोशिश की कि न्याय या सुंदरता जैसी चीजें असल में इस दुनिया से बाहर एक दूसरी जगह पर पूरी तरह से शुद्ध रूप में मौजूद हैं। प्लेटो का कहना था कि दुनिया में हम जो भी अच्छी चीजें देखते हैं वे बस उन शुद्ध आकारों की एक कमजोर नकल है। प्लेटो ने यह विचार सुकरात की ही सोच से निकाला था, लेकिन इसे बहुत आगे तक ले गए। प्लेटो की सबसे मशहूर किताब द रिपब्लिक है। इस किताब में भी मुख्य व्यक्ति सुकरात ही हैं। इस किताब में सुकरात के चरित्र के माध्यम से प्लेटो ने यह समझाने की कोशिश की है कि एक सबसे अच्छा समाज और राज्य कैसा होना चाहिए। सुकरात हमेशा एथेंस के लोकतंत्र की आलोचना करते थे और कहते थे कि सरकार चलाने का काम सिर्फ समझदार लोगों को मिलना चाहिए। प्लेटो ने इस विचार को पूरी तरह से एक नया रूप दे दिया। प्लेटो ने अपनी किताब में लिखा कि समाज को 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। सबसे नीचे वो लोग होने चाहिए जो खेती और व्यापार करते हैं, उनके ऊपर सैनिक होने चाहिए जो राज्य की रक्षा करते हैं, और सबसे ऊपर वो लोग होने चाहिए जो राज्य चलाते हैं। प्लेटो ने कहा कि राज्य चलाने वाले लोगों को आम नेता नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें दार्शनिक होना चाहिए। प्लेटो ने इन्हें दार्शनिक राजा कहा। प्लेटो का तर्क था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा सच में दर्शन को नहीं समझेंगे, तब तक समाज से बुराइयां और अन्याय खत्म नहीं हो सकता। यह विचार सीधे तौर पर सुकरात की इस बात से जुड़ा था कि बिना सही ज्ञान के कोई भी व्यक्ति सही काम नहीं कर सकता। प्लेटो की एकेडमी में बहुत से छात्र आते थे। इन्हीं छात्रों में से एक छात्र ईसा पूर्व 367 के आसपास एथेंस आया। उसका नाम अरस्तु था। उस समय अरस्तु 17 साल के थे और प्लेटो 60 साल के हो चुके थे। अरस्तु ने लगभग 20 साल तक प्लेटो की एकेडमी में पढ़ाई की। अरस्तु ने सुकरात को कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने सुकरात का पूरा दर्शन प्लेटो के माध्यम से सीखा। अरस्तु सुकरात और प्लेटो दोनों का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उन्होंने उनकी हर बात को सच नहीं माना। अरस्तु ने प्लेटो के आकारों के सिद्धांत को गलत बताया। अरस्तु का मानना था कि सुंदरता या न्याय इस दुनिया से बाहर किसी दूसरी जगह पर नहीं रहते, बल्कि वे इसी दुनिया में मौजूद चीजों और इंसानों के व्यवहार के अंदर ही होते हैं। अरस्तु ने सुकरात के बुनियादी तरीके को वापस अपनाया। सुकरात हमेशा दुनिया की सच्चाई जानने के लिए आम लोगों से बात करते थे और रोजमर्रा की चीजों का उदाहरण देते थे। अरस्तु ने भी यही किया। उन्होंने आसमान की तरफ देखने के बजाय जमीन पर मौजूद पौधों, जानवरों और इंसानों के व्यवहार को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। अरस्तु ने सुकरात के सवाल पूछने के तरीके को एक विज्ञान बना दिया। सुकरात जब किसी से बात करते थे तो वे एक बात से दूसरी बात निकालते थे, जैसे अगर सभी इंसान मरते हैं और सुकरात एक इंसान है तो सुकरात भी मरेंगे। यह एक बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन अरस्तु ने इसी तरीके को पकड़ लिया। अरस्तु ने तर्क करने के इस तरीके को नियमबद्ध किया और इसे सिलोगिज्म या न्याय वाक्य का नाम दिया। अरस्तु ने दुनिया को यह सिखाया कि किसी भी बात को सही साबित करने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। अरस्तु ने जीव विज्ञान, राजनीति, नैतिकता और साहित्य पर सैकड़ों किताबें लिखी। वे हर चीज को अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझना चाहते थे। यह सुकरात की ही उस आदत का अगला कदम था जिसमें सुकरात किसी भी बड़ी बात को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते थे। तरह सुकरात ने बातचीत शुरू की। प्लेटो ने उस बातचीत को किताबों में लिखकर सुरक्षित किया और आगे बढ़ाया, और अरस्तु ने उस बातचीत को एक पक्के विज्ञान और तार्किक नियमों में बदल दिया। इन तीनों ने मिलकर पश्चिमी दुनिया के सोचने की पूरी नींव रख दी। लेकिन सुकरात का प्रभाव सिर्फ प्लेटो और अरस्तु तक ही सीमित नहीं रहा। सुकरात के कुछ और भी दोस्त थे जिन्होंने उनकी बातों का बिल्कुल अलग मतलब निकाला। सुकरात का एक दोस्त था जिसका नाम एंटीस्थनीज था। एंटीस्थनीज को सुकरात की गरीबी और सादगी बहुत पसंद थी। सुकरात हमेशा कहते थे कि इंसान को शारीरिक सुख और संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए और उसे अपनी आत्मा को साफ रखना चाहिए। एंटीस्थनीज ने सुकरात की इस बात को बहुत सख्ती से अपना लिया। उन्होंने और उनके छात्रों ने एक नई विचारधारा शुरू की जिसे साइनिसिज्म कहा जाता है। इस विचारधारा को मानने वालों का कहना था कि समाज के बनाए हुए सारे नियम, पैसे, कपड़े और घर बिल्कुल बेकार हैं। इंसान को प्रकृति के करीब और बिना किसी बाहरी जरूरत के जीना चाहिए। इस समूह का सबसे मशहूर दार्शनिक डायोजनीज था। डायोजनीज सुकरात से इतना प्रभावित था कि वह एक मिट्टी के बड़े बर्तन में रहता था। उसने सारे कपड़े त्याग दिए थे और वह सिर्फ कुत्तों की तरह साधारण जीवन जीता था। जब लोग उससे पूछते थे कि वह ऐसा क्यों करता है,
तो वह कहता था कि वह सुकरात की बातों को पूरी तरह से जी रहा है। डायोजनीज का मानना था कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। प्लेटो ने एक बार डायोजनीज को देखकर कहा था कि डायोजनीज एक ऐसा सुकरात है जो पागल हो गया है। सुकरात के एक और दोस्त थे जिनका नाम एरिस्टिपस था। एरिस्टिपस ने सुकरात की बातों का एकदम उल्टा मतलब निकाला। सुकरात मानते थे कि इंसान को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वह खुश रह सके। एरिस्टिपस ने इस पर विचार किया और कहा कि अगर जीवन का लक्ष्य खुशी है तो इंसान को हर उस चीज का आनंद लेना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है। उन्होंने साइरेनिक विचारधारा शुरू की। उनका मानना था कि वर्तमान पल में मिलने वाला शारीरिक और मानसिक सुख ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हालांकि सुकरात खुद ऐसे नहीं थे, लेकिन उनके विचार इतने गहरे थे कि अलग अलग लोग उनमें से अपनी समझ के अनुसार अलग अलग मतलब निकाल रहे थे। इन सब से आगे चलकर एक और बहुत बड़ी विचारधारा ने जन्म लिया जिसे स्टोइसिज्म या स्टोइक दर्शन कहा जाता है। इसकी शुरुआत झेनो नाम के एक व्यक्ति ने ईसा पूर्व 300 के आसपास एथेंस में की थी। झेनो सुकरात के जीवन और खासकर उनकी मृत्यु से बहुत प्रभावित थे। सुकरात जिस शांति से जहर पीकर मर गए थे वह स्टोइक विचारकों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। स्टोइक दर्शन का मुख्य विचार यह था कि दुनिया में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है। बीमारी, गरीबी, लोगों का बुरा व्यवहार या मौत, इन सब पर हमारा कोई जोर नहीं है। हमारा नियंत्रण सिर्फ एक ही चीज पर है और वह है हमारी अपनी सोच और हमारी अपनी प्रतिक्रिया। सुकरात ने अदालत में और जेल में बिल्कुल यही दिखाया था। स्टोइक विचारकों ने सुकरात की तरह ही अपनी भावनाओं और अपने डर पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना सीखा। आगे चलकर यह विचारधारा पूरे रोम साम्राज्य में फैल गई। रोम के बड़े बड़े नेता जैसे सेनेका और खुद रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने स्टोइक दर्शन को अपनाया। वे सब मानते थे कि सुकरात एक आदर्श इंसान थे जिन्होंने दिखाया कि कठिन से कठिन समय में भी अपने मन को कैसे शांत रखा जाए है सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की किताबें पुरानी होती गईं और कुछ समय के लिए यूरोप के लोग इन्हें भूलने लगे। लेकिन मध्यकाल में अरबी और इस्लामी दुनिया के विचारकों ने इन किताबों को खोजा और उनका अनुवाद किया। अल-किंदी, अल-फराबी और इब्न रुश्द जैसे महान इस्लामी विचारकों ने अरस्तु और प्लेटो के माध्यम से सुकरात के विचारों को पढ़ा और उन पर अपनी नई किताबें लिखीं। उन्होंने सुकरात के तर्क के तरीके का इस्तेमाल अपने धर्म और विज्ञान को समझने के लिए किया। कई सदियों बाद जब यूरोप में पुनर्जागरण का समय आया तो ये किताबें वापस लैटिन भाषा में अनुवादित होकर यूरोप पहुंची। वहां के लोगों ने जब सुकरात के बारे में दोबारा पढ़ा तो उनके सोचने का नजरिया फिर से बदल गया। उन्हें समझ में आया कि बिना किसी धार्मिक किताब या पुरानी परंपरा के सहारे भी इंसान सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर सही और गलत का फैसला कर सकता है। इसी सोच ने यूरोप में आधुनिक विज्ञान और लोकतंत्र की नींव रखने में मदद की। आज के समय में भी सुकरात का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में सुकरात के सवाल पूछने के तरीके को सुक्राटिक मेथड कहा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े लॉ स्कूलों या कानून की पढ़ाई कराने वाले कॉलेजों में शिक्षकों द्वारा छात्रों को सीधे उत्तर नहीं दिए जाते। इसके बजाय शिक्षक छात्रों से एक के बाद एक सवाल पूछते हैं। वे छात्रों के जवाबों में कमियां निकालते हैं और उन्हें खुद सही फैसले तक पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं। यह वही तरीका है जो सुकरात एथेंस के बाजारों में अपनाते थे। शिक्षक का काम सिर्फ रास्ता दिखाना होता है और छात्र को सच्चाई तक खुद चलना होता है। मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। आज के समय में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी नाम का एक बहुत सफल इलाज है। इसमें डॉक्टर अपने मरीजों से उनके डर और उनकी चिंताओं के बारे में सुकरात की तरह ही सवाल पूछते हैं। डॉक्टर मरीज को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि वह जिस चीज से डर रहा है क्या वह सच में इतनी डरावनी है या वह सिर्फ उसके दिमाग की उपज है। लगातार सवाल पूछने से मरीज खुद समझ जाता है कि उसकी चिंताएं बिना किसी तार्किक आधार के थीं। सुकरात ने समाज और नागरिक के कर्तव्यों पर जो बातें कही थीं, वे आज के लोकतंत्र में और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। सुकरात ने चेतावनी दी थी कि अगर समाज के लोग समझदार नहीं होंगे और बिना सोचे समझे किसी भी अच्छे भाषण देने वाले को अपना नेता चुन लेंगे तो वह लोकतंत्र बहुत जल्दी एक तानाशाही में बदल जाएगा। उन्होंने साफ कहा था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो समाज के मुद्दों को गहराई से समझते हैं।
आज के समय में जब हम झूठी खबरों और गलत प्रचार को फैलते हुए देखते हैं, तो सुकरात की यह बात बहुत सही लगती है कि बिना जांचा हुआ जीवन या बिना सोचे समझे किया गया फैसला हमेशा खतरनाक होता है। सुकरात ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके पास दुनिया के सारे सवालों के जवाब हैं। उन्होंने कभी कोई नया धर्म नहीं बनाया और न ही लोगों से अपनी पूजा करवाई। वे पूरी जिंदगी एक बहुत ही साधारण इंसान बने रहे। वे बिना जूतों के घूमते थे, एक ही कपड़ा पहनते थे और लोगों की बातों को ध्यान से सुनते थे। उनका सबसे बड़ा योगदान यह नहीं था कि उन्होंने लोगों को क्या सोचना है यह बताया, बल्कि उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि कैसे सोचना है। उन्होंने इंसान के दिमाग को किसी भी दूसरे व्यक्ति, परंपरा या डर की गुलामी से आजाद करने की कोशिश की। इतिहास में सुकरात को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने विचारों के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उसने कभी सच का साथ नहीं छोड़ा। उनकी कहानी हमें बताती है कि एक अकेला इंसान भी, जिसके पास कोई पैसा, सेना या राजनीतिक ताकत नहीं है, सिर्फ अपने सवालों और अपनी ईमानदारी के बल पर पूरे समाज की सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। सुकरात की मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि वह इंसानी सोचने की क्षमता की एक नई और बहुत लंबी शुरुआत थी।